हमने केमिस्ट्री के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो टॉपिक शुरू कर रखे हैं उन्हीं में हमारा टॉपिक चला है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम पढ़ रहे हैं बोहर मॉडल, और बोहर मॉडल में हम पढ़ रहे हैं इसके एप्लीकेशन। तो बोहर मॉडल के एप्लीकेशन की बात करते हैं तो पहला एप्लीकेशन इसका जो था वो था रेडियस। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस ऑर्बिट की रेडियस निकालना, उसका जो फॉर्मूला है वो हमने सीखा था, उसको याद करने का ट्रिक भी हमने सीख लिया था। उसके बाद में सेकेंड एप्लीकेशन की हमने बात की थी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth बोर ऑर्बिट। nवें कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की का जो वेग है उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है और उसे कैसे न्यूमेरिकल्स वगैरह सोल्व करते हैं वो हमने सीखा। आज हम इसका तीसरा एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। कहने का मतलब nवें कोश में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तब उसकी एनर्जी क्या होती है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करें। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है देखें भी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रेजेंट इन nth ऑर्बिट। nवें कोश में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तब उसकी एनर्जी कैसे निकालते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है वो देखें। देखें भी सबसे पहले nवें कोश में अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी जो है उसका निकालने का फॉर्मूला जो हमें याद करना है, एनर्जी का फॉर्मूला En। एनर्जी का जो फॉर्मूला En इक्वल क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है 2 पाई स्क्वायर, है ना। जो अपना फॉर्मूला होगा वो क्या होगा 2 पाई स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में होगा, ध्यान रखना एनर्जी जो होती है वो माइनस में होती है। तो 2 पाई स्क्वायर m जेड स्क्वायर और e की पावर 4 और बटे में n स्क्वायर h स्क्वायर, ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है जब इलेक्ट्रॉन nवें बोर कोश में प्रेजेंट होता है। फिर बात करें इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की, है ना। तो इसमें क्या करना है हमें, जो कांस्टेंट है उनकी वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे और जो कांस्टेंट नहीं है उनको वैसे का वैसा लिख देंगे, है ना। तो यहां पर हम देखें कांस्टेंट कौन है कौन नहीं है। तो देखो भी यहाँ पे z को छोड़कर बाकी सारे कांस्टेंट है, क्योंकि z तो हमारे यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर है, चेंज होता रहता है। यहाँ पे n क्या चीज है, यहाँ पे शेल नंबर, है ना। तो ये भी क्या होगी हमारी कोश नंबर जो है ये भी चेंज होता है। इनको छोड़कर बाकी सबकी वैल्यू पुट कर लेंगे। हम जानते हैं पाई, हम जानते हैं इसकी वैल्यू, m यहाँ पे क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम जानते हैं, e यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, और h यहाँ पे क्या है प्लांक कांस्टेंट है। इन सब की वैल्यू पुट करने के बाद में जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला निकल कर आता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, वो आएगी हमारी -13.6 इंटू, अब जो कांस्टेंट नहीं है तो ऊपर तो लिखेंगे z स्क्वायर और बटे में लिखेंगे n स्क्वायर। तो ये एनर्जी के फॉर्मूले हैं कौन से, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन कौन से nवें कोश में प्रेजेंट हो उस समय इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। अब यहां पे एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि ये जो अपनी एनर्जी आ रही है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, ये आ रही है हमारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में ये वैल्यू हमारी आती है। ये हमें थोड़ा इसकी यूनिट को ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हमने देखा कि nवें कोश में जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। अब हम बात करते हैं E1 बटे में E2, है ना। हमें क्या करना है कि जब इलेक्ट्रॉन पहले कोश में प्रेजेंट हो और दूसरे कोश में प्रेजेंट हो तब उनकी एनर्जी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो कैसे निकालते हैं समझे। हम देखें भी E1 और E2 की बात कर रहे हैं हम, तो देखें जब बात करते हैं E1 का मतलब यहां पे क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले कोश में यानी फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट हो तब उसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, तो -13.6 इंटू, अब यहाँ पे z यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर, है ना, एटॉमिक नंबर। तो एटॉम पहले कोश की बात चल रही है तो इसको हम बोल लेंगे Z1 बोल देते हैं एक बार, इसको Z1 स्क्वायर और बटे में n को क्या बोल देंगे N1 स्क्वायर, इस तरह से। फिर बात करते हैं E2, तो E2 को क्या लिखे, तो E2 इक्वल क्या लिखेंगे -13.6 इंटू,
अब E2 की बात चल रही है तो इसको मैंने Z2 मान लिया, तो Z2 स्क्वायर बटे में N2 स्क्वायर। अब हमें इनका अनुपात निकालना है, अनुपात निकालना है तो फिर हम इनको क्या करेंगे, इस तरह से एक दूसरे के बटे में कर देंगे, है ना, इस तरह से इनका रेशियो निकाल देंगे। ये लो जी, अब देखें ये इक्वल को हम ऐसे लिख दें यहाँ पे, तो इक्वल क्या होगा, अब इसमें कौन कट रहा है, तो -13.6 से -13.6 कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। E1 बटे में E2 जो आएगा हमारा वो आएगा E1 बटे में A2 इक्वल क्या आएगा, Z1 बटे में Z2 का होल स्क्वायर इनटू क्या लिखेंगे, N2 बटे में N1 का होल स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला आता है हमारी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जब वो nवें कोष में प्रेजेंट हो, तो इस तरह से हम nवें कोष में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालते हैं। और इनमें हम तीन फॉर्मूले जो है मेन ये हमें ध्यान में रखने हैं। इस फॉर्मूले से हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे और इससे भी ये भी हमारे न्यूमेरिकल को हल करने में काम आएगा। अब हम बात करते हैं कि जो एनर्जी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो देखें एनर्जी जो होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरह से देखें, यहां से एनर्जी जो है En जो होगी वो ये माइनस का साइन तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अब ये Z है ना, Z का मतलब एटॉमिक नंबर के जो स्क्वायर है, वर्ग है इसके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी और नंबर ऑफ सेल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो हम लिखेंगे -Z स्क्वायर बटे में N स्क्वायर, इस तरह से Z स्क्वायर बटे में N स्क्वायर। तो ये रिलेशन हमें ध्यान में रखना है। अब एक विशेष बात हमें यह भी ध्यान में रखनी है कि ये जो रिलेशन है यहाँ पे जो हमने नेगेटिव साइन लगा दिया है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम इसको ऐसे लिखें N स्क्वायर बटे में Z स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं ये नेगेटिव साइन को हटा दें और इसको हम इस तरह से लिख दें N स्क्वायर बटे में Z स्क्वायर। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो ये गलत होगा, ऐसा हमें नहीं लिखना है। ये रिलेशन इस तरह से नहीं होता, ये रिलेशन बिल्कुल सही होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो फॉर्मूला आया एनर्जी का, इसको हम याद कैसे करें। तो इसको भी याद करने का तरीका है, इसको वेलोसिटी से याद कर सकते हैं। जिस तरह से हमने रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ ऑर्बिट की जो फॉर्मूला था उसी से हमने क्या याद किया था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां पर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के जो फॉर्मूला है उसी से हम इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं। कैसे याद करते हैं समझे भी। हम जानते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, 2 पाई Z स्क्वायर और E की पावर 4 और बटे में क्या था हमारा NH था। ये फॉर्मूला था, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला था Vn। क्या करना है हमें इस फॉर्मूले में, ये देखो ये ट्रिक है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। हमें क्या करना है, m को ऐड करना है, यहां पे ऐड करना है, m को ऐड करना है तथा और क्या करना है, 2 को छोड़कर सबका स्क्वायर करना है। 2 को छोड़कर सबकी पावर 2 करनी है, सबकी पावर 2 लगानी है, सबकी पावर 2 लगानी है। तो ये हमें करना है। जब ये सब हम करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो एनर्जी का आ जाएगा। देखो कैसे, ये 2 को तो हम बिल्कुल वैसे का वैसा रहने देंगे, ठीक है। 2 पाई, अब बाकी सबका स्क्वायर करना है तो पाई का स्क्वायर किया 2 पाई, m को हमें यहाँ पे ऐड करना है। अब z स्क्वायर तो है ही, तो इसका जो पावर होगा, अच्छा ये z, हाँ ये हमें थोड़ा ध्यान में रखना है भी, z e स्क्वायर ये फॉर्मूला था हमारा, है ना, वेलोसिटी का। तो अब z का वर्ग करेंगे, z स्क्वायर और e का वर्ग करेंगे तो e स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, e की पावर 4 और बटे में, अब देखें भी NH है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर, ठीक है। तथा यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना है, नेगेटिव साइन लगाना है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा देंगे
तो अब ये जो हमारा फॉर्मूला बन के आया है ये किसका है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो इस तरह से ये हमारा ट्रिक भी, हम इसको याद करने का ट्रिक जो है हमारा, ये हमें ध्यान में, ऑफ वेरियस ऑर्बिट्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के विभिन्न ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा हम निकालते हैं। अब जो एनर्जी का फॉर्मूला हमने निकाला था, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का फॉर्मूला जो हमने अभी निकाला था, उसी फॉर्मूले के आधार पर हम अलग अलग ऑर्बिट्स की एनर्जी निकालते हैं हाइड्रोजन एटम के लिए। तो देखें अभी सबसे पहले हम बात करते हैं पहले कोश के लिए। तो N1 फर्स्ट ऑर्बिट की बात करें, N1, तो N1 के लिए एनर्जी क्या आएगी, हाइड्रोजन एटम की बात चल रही है, तो N1 के लिए जो एनर्जी है वो E1 बोलते हैं इसको। तो E1 इक्वल क्या लिखेंगे, -13.6 इंटू क्या फॉर्मूला होता है हमारा, Z स्क्वेयर बटे में N स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां पे Z की वैल्यू रखेंगे, N की वैल्यू रखेंगे। तो देखें अभी 13.6 इंटू Z, तो यहां पे एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन की एटॉमिक नंबर 1 होती है, तो Z का मतलब यहां पे 1 का स्क्वायर बटे में N का मतलब कौन से शेल की बात चल रही है, फर्स्ट ऑर्बिट की बात चल रही है, तो 1 का स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हमारी जो एनर्जी आएगी उसकी वैल्यू आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये वैल्यू हमारी आती है फर्स्ट ऑर्बिट के लिए हाइड्रोजन के। हम बात करते हैं हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, तो N2, तो हम लिखेंगे E2 इक्वल -13.6 इंटू, अब देखिए भी Z तो सेम रहेगा हाइड्रोजन के लिए, लेकिन अब N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, तो यहां पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगी हमारी माइनस में आएगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये वैल्यू आती है। फिर हम बात करते हैं तीसरे ऑर्बिट के लिए, N3 के लिए हम एनर्जी की बात करें, जिसको हम लिखेंगे E3 से, तो E3 इक्वल क्या हो जाएगा हमारा -13.6 इंटू, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर तो यही रहेगा 1, और बटे में N की वैल्यू अब यहाँ पे 3 हो गया। तो अब देखें भी ये वैल्यू जो हमारी आएगी निकलकर वो आएगी -1.51। देखो भी ये दशमलव दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ये दशमलव है, मैं बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, ये दशमलव है ना, दशमलव पॉइंट, ये 13.6 वैल्यू आई थी ना इसकी। अब देखिए अभी ये वैल्यू जो आएगी अपनी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये वैल्यू आती है हमारी हाइड्रोजन एटम के तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी। फिर हम बात करते हैं चौथे ऑर्बिट की एनर्जी, हाइड्रोजन एटम के चौथे ऑर्बिट की एनर्जी की बात करें हम, जिसको हम लिखेंगे E4, तो इक्वल क्या लिखेंगे -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बटे में 4 का स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारी निकल कर आएगी -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये वैल्यू आती है चौथे ऑर्बिट की एनर्जी की। फिर बात करते हैं पांचवें ऑर्बिट की, तो N5, तो N5 की बात करें तो देखें भी E5 यहां पे क्या आएगा -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बटे में 5 का स्क्वायर, और ये वैल्यू हम निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल कर आएगी -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन की अलग अलग एटम्स की एनर्जी जो है, हाइड्रोजन की अलग अलग ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हम इनफाइनाइट ऑर्बिटल की बात करें, अनंत कोश की बात करें, तो उस कंडीशन में वो वैल्यू क्या आएगी इसको देखें। तो देखें भी हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो n की वैल्यू यहां पे क्या है, इनफाइनाइट अनंत कोश की बात करें यहां पे, तो यहां पे E अनंत जो होगा उसकी वैल्यू क्या आने वाली देखें भी -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बटे में इनफाइनाइट का स्क्वायर, और इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट ही आएगा, और किसी में इनफाइनाइट की या अनंत का जो भाग देते हैं तब उसकी वैल्यू 0 आती है भी, है ना।
तो ये टोटल वैल्यू हमारी जो आएगी वो कितनी आएगी, 0। इसका मतलब अनंत कोश की जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 0। ये हमें ध्यान में रखना है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले ऑर्बिट से लेकर जैसे जैसे दूर जाता जाएगा न्यूक्लियस से, उसकी एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और अनंत पर जाकर वो एनर्जी कितनी हो जाती है, 0, 0। इसका मतलब अनंत पर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होती है, और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा उसकी एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, उसकी एनर्जी कम। हाइड्रोजन के पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी है E1, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर बात करें सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी की E2, तो E2 की जो वैल्यू आ रही है हमारी वो कितनी आ रही है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर बात करते हैं तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी की, तो तीसरे ऑर्बिट की एनर्जी जो हमारी कितनी आ रही है, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। चौथे कोश की एनर्जी की बात करें, चौथे ऑर्बिट की एनर्जी जो है हमारी वो कितनी आ रही है, -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर बात करें हम पांचवें ऑर्बिट की एनर्जी की, तो पांचवें ऑर्बिट की एनर्जी जो हमारी वो कितनी आ रही है, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फिर बात करते हैं इनफाइनाइट ऑर्बिट की, अनंत कोश की एनर्जी की बात करें तो वो हमारी इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 0, 0। इसका मतलब जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाता जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ती जाएगी न्यूक्लियस से, उसकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और अनंत पर जाकर, इनफाइनाइट पर जाकर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी हो जाती है, बढ़कर कितनी हो जाती है, 0, 0। और जैसे जैसे वो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा उसकी एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी, और डिक्रीज होते होते हुए पहले कोश में सबसे कम एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के विभिन्न एनर्जी लेवल बनाए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इनमें पहला और दूसरा जो एनर्जी लेवल या ऑर्बिट के बीच का जो एनर्जी का गैप जो होता है, डेल ई, वो कितना आ रहा है हमारा, 10.2। तो यह सबसे ज्यादा होता है एनर्जी गैप। बाकी पहले और दूसरे के एनर्जी गैप को छोड़कर बाकी जितने भी ऑर्बिट है या एनर्जी लेवल है उनके बीच का एनर्जी गैप जो होता है वो इससे ज्यादा नहीं आता। अगर हम दूसरे और इनफाइनाइट अनंत ऑर्बिट का भी अगर एनर्जी गैप निकाले ना, वो भी कितना आ रहा है हमारा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, तो वो भी पहले और दूसरे सेल के एनर्जी गैप से ज्यादा नहीं आता है। तो कहने का मतलब हाइड्रोजन एटम के लिए पहले और दूसरे एनर्जी लेवल का जो एनर्जी गैप होता है, डिफरेंस होता है, वो सबसे ज्यादा होता है। फिर चाहे अपने सारे ही ऑर्बिट का, यानी कि दूसरे और अनंत ऑर्बिट का भी अगर एनर्जी गैप निकाले ना, तो भी वो इससे ज्यादा नहीं। बोहर मॉडल अब यहां हमारा कंप्लीट हो जाता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए भी पहला क्वेश्चन इसमें क्या लिखा है कि निम्न में से कौन से दो ऊर्जा स्तरों के बीच का ऊर्जा अंतराल सबसे ज्यादा है। क्या पूछा गया इसमें क्वेश्चन में कि कौन से दो ऊर्जा स्तरों के बीच का अंतराल जो है वो सबसे ज्यादा है, और ऑप्शन हमें क्या दिए हुए हैं, E1 से E2 से E1 पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया E5 से E2, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है E10 से E3, और चौथा ऑप्शन जो हमारा E इनफाइनाइट से E2। तो ये हमने अभी पढ़ा है जस्ट कि E2 और E1 जो एनर्जी लेवल होते हैं इनके बीच का जो गैप होता है वो सबसे ज्यादा होता है। बाकी सबको मिलाते चाहिए उतना नहीं होता जितना पहले और दूसरे ऑर्बिट या एनर्जी लेवल के बीच का गैप होता है। तो इसमें हमारा आंसर जो आएगा 1 नंबर ऑप्शन आएगा, E2 और E1। सेकेंड क्वेश्चन ये देखें भी कि हाइड्रोजन एटम के लिए किन दो ऊर्जा स्तरों के मध्य का ऊर्जा अंतराल सबसे अधिक होगा। तो यहां पर भी एनर्जी गैप पूछा गया और ऑप्शन के हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। पहला ऑप्शन देखें यहां पे E2 से E1, दूसरा इसमें दिया गया है E10 - E2, तीसरा ऑप्शन दिया गया है E10 से E1, और चौथा ऑप्शन दिया गया है E10 से E5। अब यहां पे हमें क्या दिया गया है, पहले ऑप्शन की बात करते हैं, E2 से E1। ठीक है, E2 से E1 के बीच का एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है, हमने पढ़ा है।
लेकिन इसमें हम सी नंबर या 3 नंबर ऑप्शन की बात करें तो उसमें क्या दे रखा है, E10 से E1। यहां पे हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि अब यहां पे E2 से E1 का जो एनर्जी गैप होता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो हमने पढ़ा था, और प्लस में ये E जितना आगे जो बनता है इनका E इनफाइनाइट से E2 के बीच का जो गैप होता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो इसका मतलब 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और प्लस में 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ऐड कर दें तो वो एनर्जी गैप जो आएगा हमारा वो E इनफाइनाइट से E1 का टोटल एनर्जी गैप हो जाएगा। तो ऐसे केस में जब इनफाइनाइट से E1 की बात हो रही है तब यहां पे एनर्जी का जो गैप होगा वो E2 से E1 के बीच के एनर्जी गैप से भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसमें E2 और E1 के बीच का जो एनर्जी गैप 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसमें प्लस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा कौन सा, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कुल मिला के इसमें इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा हमारा क्या आएगा, 3 नंबर ऑप्शन आएगा, E10 से E1। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, हाइड्रोजन एटम के लिए दूसरे सेल की एनर्जी दे रखी है, दूसरे कोष की ऊर्जा दे रखी है, कितनी दे रखी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो हीलियम के चौथे सेल की एनर्जी हमसे पूछी गई है। क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, हाइड्रोजन एटम के दूसरे सेल की एनर्जी हमें यहां पे दी गई है और हमसे क्या पूछा गया, हीलियम के चौथे सेल की एनर्जी हमसे पूछी गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं तो हम जानते हैं एनर्जी का जो अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था उस समय हमने पढ़ा था कि E1 बाई E2, ये हम पढ़ गए, ये E1 बाई E2 इक्वल क्या होता है, Z2 बटे में Z1 का होल स्क्वायर इंटू हमने पढ़ा था N1 बटे में N2 का होल स्क्वायर, ये हम पढ़ के आए हैं जस्ट। अब यहां पे हमें क्या दिया और क्या हमें बताना है, देखें भी यहां पर हम बात करें E1 का मतलब यहां पे हाइड्रोजन की बात चल रही है। हाइड्रोजन के कौन से सेल की एनर्जी, दूसरे सेल की एनर्जी दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमें दे रखा है। और E2 जो है हमें वो हमें यहां पे निकालना है। अब बात करते हैं कि ये जो है ना E1, इसकी जगह तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये हाइड्रोजन के लिए बात हो रही है, जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है उसको हम ऊपर लिखेंगे। तो ये तो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है। और E2 का मतलब किसकी बात हो रही है, ये हीलियम की बात हो रही है, हीलियम +2 आयन की बात हो रही है, हीलियम +2 आयन। Z2 की बात करें तो Z2 का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, और ज्यादा किसका, यहाँ पे हीलियम का, तो ये किसके एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, हीलियम के। Z1 का मतलब जिसका एटॉमिक नंबर कम है, किसके एटॉमिक नंबर कम है, हाइड्रोजन की बात हो रही है। N1 का मतलब क्या हुआ, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसके सेल की बात हो रही है। तो हाइड्रोजन के कौन से सेल की बात करते हैं यहाँ पे, सेकंड सेल। तो ये हाइड्रोजन का कौन सा, सेकंड सेल हो जाएगा, हाइड्रोजन का सेकंड सेल। और N2 का मतलब किसके सेल की बात हो रही है, ये हीलियम के सेल की बात हो रही है, तो ये हीलियम का सेल हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन का तो कौन सा सेल है अपना, सेकंड सेल की बात हो रही है। और बात करते हैं हीलियम की, तो हीलियम के कौन सी सेल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे चौथे सेल की बात कर रहे हैं। अब जब सब क्लियर हो चुका है तो इसको हमें सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू रखनी है। देखें भी यहां पे हमने हाइड्रोजन की एनर्जी जो है वो हमने इसकी वैल्यू पुट की, कितनी, 3.4, है ना। और बटे में ये हमें निकालना है, तो E एनर्जी जो है वो हीलियम +2 आयन की हमें निकालनी है। अब देखें भी Z हम जानते हैं हीलियम का लिए Z का जो वैल्यू होती है, एटॉमिक नंबर 2 होता है, हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, इनका होल स्क्वायर इनटू यहां पे सेल नंबर जो है हाइड्रोजन का कौन सा, सेकंड, और हीलियम का कौन सा, चौथा। ये लो जी, इस तरह से ये इनका होल स्क्वायर हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेंगे आगे। इनको देखो भी सोल्व करें तो 2/1 इंटू 2/1 इंटू, इसको भी खोल लेंगे ब्रैकेट को, तो 2/4 इंटू 2/4। अब देखो भी इनको काटापीटी करते हैं अपने। जब इनको काटापीटी करेंगे तो देखो 2 से 2
4 2 का 4 में भाग देंगे 2, 2 एकम 2 और 2 दुए 4, इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के ये जो अपनी वैल्यू आ रही है -3.4 बटे में EHE+2, इसके इक्वल क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हीलियम की एनर्जी हमसे पूछी गई है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू, क्योंकि इसको उठाकर यहां लेके आएंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो कितनी आएगी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर कितना -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से हमने बोर एटॉमिक मॉडल को कंप्लीटली पढ़ा, इसके पोस्टुलेट पढ़े और उसके बाद में हमने इसके एप्लीकेशन पढ़े हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें।